नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनीष बोचीवाल फैंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने बताया था कि प्रत्येक रविवार को शाम 6 बजे हम मनोविज्ञान के पुराने पेपरों का अध्ययन करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमें लेवल 1 में 2011 में मनोविज्ञान में जो प्रश्न हमें पूछे गए थे, उस मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हम लेकर के आज हाजिर हुए हैं। तो 2011 में हमें किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का हमारे लिए क्या लेवल था, उस आधार पे हम 2021 में उस आधार पे हम किस प्रकार से तैयारी करें ताकि हम अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकें। ये मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, इसके जो आंसर है वो ऑफिशियल की के अनुसार मैंने डाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, देखिए ये रेट 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। पहला प्रश्न है, खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इन सभी को। तो पूर्व बाल्यावस्था की दोस्तों बताइए किसे कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था है ये खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों ए, पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था को बाल्य बाल्यावस्था पूर्व बाल्य अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। देखिए आपने दोस्तों शैशवावस्था पढ़ा होगा, लेकिन पूर्व बाल्य अवस्था जो होती है उसको क्या कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। हमें पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है वो बतानी है। दल समूह की, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। देखिए ऑफिशियल की के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा कि पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, खेलने की अवस्था। इसे सही माना गया है, खेलने की अवस्था, खेलने की अवस्था को। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। उत्तर बाल्य अवस्था के अंदर बालक जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उनके जो आवश्यक तत्व होते हैं उनमें परिवर्तन समझने लगता है। क्या वो द्रव्यमान और संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के अंदर जो है वो परिवर्तन समझने को लग जाता है उत्तर बाल्य अवस्था में। अगला हमारा प्रश्न है, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है देखिए। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो दोस्तों बताइए विकास का अर्थ क्या होता है। विकास का अर्थ देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे होगा दोस्तों सी आंसर हमारा होगा, अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या है, विकास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के संदर्भ में ऐसा कथन बताना है जो सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, यह भी सही है। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, यह भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, ये भी सही है। और हमें बताना क्या है,
सत्य नहीं है। तो ये 3 कथन तो क्या है, सत्य है, तो ये सत्य नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी का हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, बी, सत्य नहीं है, असत्य कथन हमें बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य, कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था, कौन सी अवस्था उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है। नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा कार्य जो है वो उपयुक्त नहीं है, किसके लिए, उत्तर बाल्य अवस्था के लिए। सामान्य खेलों के लिए आवश्यकता और शारीरिक कुशलता सीखना ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में सीखता है। पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी बाल्यावस्था का लक्षण है। अपने हम उम्र के बालकों के साथ रहना, ये भी बाल्यावस्था का लक्षण है। और हमें उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण नहीं है, उपयुक्त नहीं है, वो बताना है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। सामान्य परिपक्वन से पहले शिक्षित करना प्राय क्या है। तो देखिए, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर के हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमें सबसे उपयुक्त आंसर का चूज करना है कि सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा। तो सबसे उपयुक्त आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा डी का। सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा, डी का, कि लाभकारी हो या हानिकारक। सामान्य जो परिपक्वन है वो लाभकारी हो से पहले प्रशिक्षण जो दिया जाता है, चाहे वो लाभकारी हो चाहे वो हानिकारक हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के पास बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कड़ाती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है। सीखने का कौन सा सिद्धांत है वो हमें बताना है। क्या वो शास्त्रीय अनुबंधन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, प्रयास व प्रयत्न व भूल है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा, देखिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ए। तो वो क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन है। क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन है, शास्त्रीय अनुबंधन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक दंड का निर्णय में कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। ये निर्णय नहीं है, इसको निम्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निम्न। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। मित्रों का उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद, मीन मेख निकालना बंद करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मित्रों द्वारा उपहास। मित्रों द्वारा उपहास, मित्रों द्वारा उपहास। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो मित्रों द्वारा उपहास, ये जो है वो एक सकारात्मक दंड है। देखिए, मित्रों के साथ समय बर्बाद ये सकारात्मक दंड नहीं है। मीन मेखना बंद करना या चालू करना ये भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों द्वारा उपहास करना जो है वो क्या है, सकारात्मक दंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त है। अभिप्रेरणा
अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है हमें बताना है दोस्तों, उपयुक्त कौन सा कथन नहीं है। देखिए, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, ये बात सही है। अभिप्रेरणा जो होती है वो व्यक्ति को क्या ले जाती है, लक्ष्य की ओर। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, सही है। उसके बाद में ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर करता है। अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर नहीं करती है। तो इस प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन सा होगा, उपयुक्त कथन होगा डी का, और हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा, आंसर डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जिसे हम क्या कहते हैं, अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे अपना आंसर होगा अभ्यस्तता। अभ्यस्तता, अभ्यस्तता जो है वो उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या है, अभ्यस्तता। यहाँ पे अधिगम नहीं होगा दोस्तों। अधिगम का मतलब क्या होता है कि अनुभव और जो अर्जित गुण होते हैं उनके द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है, अधिगम है। और यहाँ हमें क्या पूछा है, उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, अभ्यस्तता। तो अधिगम का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है लर्निंग, यानी कि सीखना, सीखने को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम। अगला है विद्यार्थियों की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से विद्यार्थियों की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। अध्यापक को कौन सी विधि का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्ण व्यवहार करना, ये बात सही है। अगर बच्चों में परिवर्तन करना है, उनकी रुचियों में परिवर्तन करना है, तो उनके विचारों को, किसी भी विचार को दोहराना और दृढ़तापूर्ण व्यवहार करना, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन और स्वीकृत करना, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। अब हमें पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दबाव से किसी बाध्य विचार के लिए राजी करना, यानी कि ऐसा विद्यार्थी के साथ नहीं किया जाना चाहिए, छात्र छात्राओं के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि दबाव के साथ उनको बाध्य, किसी विचार को मनाने के लिए जो है वो बाध्य किया जा रहा है अध्यापक के द्वारा। तो अध्यापक जो है उसको क्या नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता। कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, सही है। यदि व्यक्ति क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण हो तो उपलब्धि अभिप्रेरक विकास प्रेरक कहलाता है, सही है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ये सभी कथन क्या है, सही है। ये सभी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेने लगता है। 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है, बालक किसमें, धर्म में रुचि लेता है, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक जो है वो साथियों विद्यालय के अंदर रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। विद्यालय में 6 से 10 वर्ष की आयु में विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है और इसमें चेतन के 3 स्तर हैं। कौन सा सिद्धांत जो है वो ये व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है। मानव का जो मस्तिष्क है वो किसके समान है, एक बड़ी जो है वो बर्फ के चट्टान के समान है और अधिकांश छिपी रहती है। इसमें चेतन के 3 अंग हैं। तो देखिए, इसमें चेतन के 3 अंग हैं। ये कौन सा सिद्धांत, गुण का सिद्धांत, प्रकार का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहार का सिद्धांत। ये जो है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो पुष्टि करता है कि मानव मस्तिष्क जो है, और इसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जो है इसको 3 अंग बताए हैं, जिसमें पहला जो है वो अचेतन मन है, अचेतन मन है, उसके बाद में चेतन मन है और उसके बाद में अर्धचेतन मन है, अर्धचेतन मन है। तो इसमें 3 चेतन के प्रकार बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं, चेतन,
अर्धचेतन और अचेतन। ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कुछ लोगों का कहना है कि बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण और उदात्तीकरण। देखिए विस्थापन जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी अगर बालक है, जब उसको गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चला जाता है, यानी कि वहाँ से विस्थापन कर जाता है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समायोजन। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके, दूसरों को संतुष्ट किया जा सके, प्रेरकों को, उद्देश्यों को और आवश्यकताओं को। तो बताइए दोस्तों, किसको संतुष्ट किया जाता है? समायोजन। समायोजन एडजस्टमेंट से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट किया जा सके? आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। किसको? आवश्यकताओं को। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। व्यवहार में क्या है? भावनात्मक बाधा है। वो किसको प्रदर्शित करता है? बाल अपराध को, कमजोर को डराने वाला, भगोड़ापन, संलीनता। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों होगा आंसर संलीनता। संलीनता जो है वो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करती है और भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करती है। संलीनता का मतलब होता है आत्म केंद्रित, स्वयं से ही मतलब होता है, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति शैशवावस्था के अंदर पाई जाती है। निःशक्त बालकों में शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। निःशक्त जो बालक हैं उनमें किस प्रकार की शिक्षा का जो है वो किया जाता है? प्रावधान समावेश शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो समावेशित जो शिक्षा है उसका जो विकास है वो किस प्रकार से किया जा सकता है? तो समावेशित शिक्षा के द्वारा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समावेशित शिक्षा के द्वारा निःशक्त जो बालक होते हैं उनमें शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होनी चाहिए, ये मानसिक मंदता की विशेषता है। धीमी गति से सीखना, दैनिक कार्यों को न कर पाना, ये भी मानसिक मंदता की विशेषता है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, ये भी क्या है? मानसिक मंदता की विशेषता है। और हमें पूछा क्या है? नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना क्या है? मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसमें कौन सा तरीका है? देखिए, शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, रुचि की भिन्नता नहीं, अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण। अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण। देखिए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन हमारा, ये आंसर हमारा सही होगा, अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण। तो हमारा यहाँ डी का आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है? कमजोर जो वर्ग का बालक है उससे क्या तात्पर्य है? ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है? नहीं। ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग से हैं? नहीं। ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीब रेखा के नीचे सीमा में आते हैं? नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय रेखा से क्या है? नीचे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिया जाए तो विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा। देखिए, कक्षा 1 से 5 पूछा है, 30 अध्यापक होने चाहिए, 40 अध्यापक होने चाहिए, 45 पे एक अध्यापक होना चाहिए, 50 पे। तो ये हमें अध्यापकों का अनुपात पूछा है कि 30 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए अगर संख्या कितनी है 200, या 40 पे एक अध्यापक होना चाहिए, 45 पे एक अध्यापक होना चाहिए, 50 पे एक अध्यापक होना चाहिए। तो दोस्तों 1 से 5 तक जो कक्षा होती है उसमें 40 विद्यार्थियों पर, कितने विद्यार्थियों पर, 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए। 40:1 का अनुपात जो है वो प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए 1 से 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों को द्वारा किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान, सही है। यह विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन कार्य इनमें किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, तो ये भी सही है। तो ये हमारा क्या है, गलत है, और हमें पूछा भी क्या है, गलत ही है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है हमें पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मनोविज्ञान 2011 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण के बारे में कथन जो है वो सत्य नहीं है शिक्षण के बारे में। तो देखिए कौन सा कथन जो है वो शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये कथन सत्य है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक है, ये भी कथन सत्य है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, शिक्षण के बारे में सभी ये तीनों कथन क्या है, सत्य कथन है। और हमें पूछा क्या है, सत्य कथन नहीं है, असत्य कथन पूछा है, तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए दोस्तों, जिस परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उस परीक्षा के अंदर आपकी परीक्षा धैर्य की होती है। आपकी परीक्षा किसकी होती है, धैर्य की होती है। और धैर्य आप कहाँ खोते हैं, देखिए आप इस प्रकार के प्रश्न को इस प्रकार से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य है, नहीं को आप नहीं पढ़ते हैं, तो आपका पहला ही आंसर मिल जाता है, शिक्षण में सुधार किया जाता है, और आप इसको टिक करके निकल जाते हैं। लेकिन धैर्य बनाए रखना है दोस्तों, क्वेश्चन को और ऑप्शन को जो है वो चारों ऑप्शन और क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़ना है, तब जा करके अपन अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो आपकी परीक्षा जो है वो किसकी होती है, धैर्य की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व है भौतिक संसाधनों का, शिक्षित और अभिप्रेरित अध्यापकों का, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों का, बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को। ये हमारा आंसर सही होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसको दिया गया है, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। निम्न में से किस परीक्षा संबंधी जो सुझाव दिए गए हैं, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक की जाए, विद्यालय की शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा अंकलन, उसके बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगी जो परीक्षा है उनके अंदर उनको क्या किया जाए, ऐच्छिक किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐच्छिकता, प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनको ऐच्छिक किया जाए, इनमें से कोई नहीं।
तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 क्या करता है कि परीक्षा संबंधी जो सुधार दिए गए हैं वो कक्षा 10 की ऐच्छिक परीक्षा से संबंधित सुधार दिए गए हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या कहता है कि दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। क्या करना है, एक तो दबाव को कम करना है जो परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या हो, आवश्यक हो। परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या हो, आवश्यक हो। इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो क्या है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। अब देखिए दबाव को अगर कम करना है तो हमें क्या करना होगा, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण करना होगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मनोविज्ञान का मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, बालकों को धीमी गति से सिखाने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल में करना नहीं, ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। अधिगम की कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों को पता लगाना नहीं। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई, उसका पुष्टि व पोषण करना। सबसे अच्छा आंसर ये है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा उस बालक को किस सीमा तक जो है वो क्या कर पाई, तैयार कर पाई। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। देखिए 2011 का आज का अंतिम हमारा प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। वीडियो अनुरूपण को, प्रदर्शन को, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव और इनमें से सभी। प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनमें बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, तो इसमें आंसर आएगा हमारा सी, स्वयं द्वारा किए गए अनुभव जो हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले रविवार को मनोविज्ञान का ही टेस्ट लेकर के, और अगला हमारा टेस्ट होगा रीट लेवल 2 का होगा, जो कि 2011 में ही हमसे जो प्रश्न पूछे गए थे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।